हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 20 नवंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी ने संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूकता हेतु कौन सा अभियान शुरू किया? इसका राइट आंसर है संविधान दिवस युवा क्लब अभियान। अब बहुत जल्द ही संविधान दिवस आने वाला है, जो हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। अब ये 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस? एक्चुअली में 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। हमारे देश ने अपने संविधान को अडॉप्ट किया था। एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे अरसे के बाद हमें यह संविधान प्राप्त हुआ था। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 26 नवंबर 1949 को आपका क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। तो इसी संविधान दिवस के नज़दीक आने पर आपका एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर ने संविधान दिवस युवा क्लब अभियान नामक लोगों में संविधान के प्रति, संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस अभियान को शुरू किया। एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। अब दोस्तों, जानते हैं एनसीसी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट तो ध्यान रखिएगा, एनसीसी की जो स्थापना होती है वो होती है 16 जुलाई 1948। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली, और जबकि इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन यानी एकता और अनुशासन। इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। और ध्यान रखिएगा, ये जो एनसीसी है ये आपका रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। किस मंत्रालय के अधीन? रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। और वर्तमान में आपका भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें एनसीसी की, एक समिति होती है जिसका नाम होता है दोस्तों कुंजरू समिति। इसी कुंजरू समिति की सिफारिश पर 1948 में 16 जुलाई को एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना की जाती है, ताकि युवाओं में देशभक्ति की भावना, सेना में जाने की भावना, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की भावना आपका क्या हो सके? जागृत हो सके। तो ये आपका एनसीसी का लक्ष्य था। ये देख सकते हैं दोस्तों, नीचे एकता और अनुशासन इसकी थीम यहाँ पर भी दी हुई। तो ये जानकारी थी एनसीसी के बारे में, महत्वपूर्ण जानकारी थी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से याद रखेगा। हाल ही में भारत ने किसे यूनेस्को की ग्लोबल जियो पार्क सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? इसका राइट आंसर है दोस्तों विशाखापत्तनम जियो पार्क। कौन सा दोस्तों? विशाखापत्तनम जियो पार्क। ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब कुछ दिन पहले हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा था, यानी मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा था, जिसकी संख्या आपका भारत में टोटल 12 हो चुकी है। और अभी आपका यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में आपका शामिल होने वाला जो भारत का बायोस्फीयर रिजर्व था वो था आपका पन्ना, और ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, पन्ना टाइगर रिजर्व। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिए। अब आपका ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये जो पन्ना रिजर्व है उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, लेकिन भैया भारत आपका फिर ग्लोबल जियो पार्क की मांग क्यों कर रहा है? पहले तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो यूनेस्को है, यूनेस्को आपका विभिन्न क्षेत्रों में आपका क्या देता है? डिफरेंट हेरिटेज देता है, या बायोस्फीयर रिजर्व देता है, या उनको एक आइडेंटिटी देता है, पहचान देता है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, आपका जो यूनेस्को है उसने आपका 3 भागों में विभाजित कर रखा है। एक तो दोस्तों होता है बायोस्फीयर रिजर्व। क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी बात हमने अभी हाल ही में की थी, यानी पन्ना के बारे में, जो भारत का मध्य प्रदेश का है और आपका 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करें सेकंड की, तो सेकंड आपका वर्ल्ड हेरिटेज, आपका इसकी क्या होती है? सूची होती है। क्या होती है? वर्ल्ड हेरिटेज। और जबकि बात करें हम तीसरे की, जिसकी आपका अभी हम लोग बात कर रहे थे जियो पार्क की, किसकी? ग्लोबल जियो पार्क की। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये क्यों महत्वपूर्ण पॉइंट है आगे जानेंगे।
जानेंगे। अब ये जो ग्लोबल जियो पार्क है, विशाखापत्तनम जियो पार्क को इसमें शामिल करने की सिफारिश की है। अगर आपका इसकी बात करें कि इसकी सिफारिश किसने की है, तो वो की है दोस्तों इंटेक ने। किसने की है? इंटेक ने। इंटेक का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर। ठीक है ना, क्या है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। इसी ने ही ग्लोबल जियो पार्क की क्या है? सिफारिश की है। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये ग्लोबल जियो पार्क एक्चुअली में यूनेस्को का ही जो 3 श्रेणी में विभाजित है उसी की एक श्रेणी है ना। अब ध्यान रखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी संख्या तो टोटल 12 है। अगर बात करें हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज की, तो वर्ल्ड हेरिटेज में भारत के आपका 38 हेरिटेज शामिल है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, जो ये ग्लोबल जियो पार्क है इसमें भारत के कोई भी आपका स्थान शामिल नहीं है। यानी कहने का मतलब भारत का 0 आपका ग्लोबल जियो क्या है? पार्क आपका है अभी आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सूची में। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो ग्लोबल जियो पार्क है, क्या विश्व में भी कोई आपका इसमें शामिल नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों। लगभग आपका 161 जो संस्थान हैं जो बहुत फेमस हैं दुनिया में, वो आपका इसमें शामिल है। इसीलिए भारत की संख्या आपका ग्लोबल जियो पार्क सूची में 0 होने के कारण भारत का जो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर है, इंटेक है, इसने दोस्तों सिफारिश की है। इसीलिए पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि किस पार्क को आपका शामिल किए जाने की बात की जा रही है। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको अच्छे से याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की जो कार्यपालिक राजधानी है, कार्यपालिका राजधानी है, एग्जीक्यूटिव राजधानी अमरावती है। अगर जुडिशियल यानी न्यायिक राजधानी की बात करें तो कुर्नूल है। अगर बात करें राजधानी की तो यहाँ की विशाखापत्तनम है। यानी कहने का मतलब विधायी राजधानी यानी लेजिस्लेटिव आपका जो है कैपिटल। मुख्यमंत्री यहाँ के जगन मोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। प्रमुख नेशनल पार्क वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापी कोंडालू राष्ट्रीय उद्यान। इन सारे पॉइंट को भी दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में महाजन आयोग खबरों में थी। यह किन 2 राज्यों के बीच बॉर्डर विवाद से संबंधित है? दोस्तों नोट लगा दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में आपका विवाद है। और ये जो महाजन आयोग था दोस्तों, उसको जानने से पहले सबसे पहले विवाद को समझ लेते हैं। ये 2 व्यक्ति दिख रहे हैं दोस्तों, ये हैं आपका अजीत पवार। कौन है दोस्तों? अजीत पवार एनसीपी के आपका ये आपका जो है नेता है। और ये हैं दोस्तों आपका बीएस येदियुरप्पा। अब ध्यान रखिए, ये जो बीएस येदियुरप्पा है ये कर्नाटक के क्या है? वर्तमान में सीएम है यानी मुख्यमंत्री हैं। अब ध्यान रखिए दोस्तों, होता क्या है, इसकी पूरी की पूरी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। ये जो विवाद है वो विवाद आपका बेलगांव को लेकर है। किसको लेकर? बेलगांव को लेकर। अब हुआ क्या, अभी हाल ही में 10 नवंबर को बाला साहब ठाकरे की क्या थी? पुण्यतिथि। ठीक है ना। अब जो ये अजीत सिंह होते हैं, अजीत सिंह आपका एक ट्वीट करते हैं। वो ट्वीट करते हैं कि आपका जो बाला साहब थे वो चाहते थे कि बेलगांव किसका हिस्सा बने? महाराष्ट्र राज्य का। यानी ये भाई साहब ट्वीट करते हैं कि बाला साहब का एक सपना था कि जो बेलगांव क्षेत्र है, जो अभी वर्तमान में कहें तो कर्नाटक का हिस्सा है, ये आपने ट्वीट किया। और इन्होंने ट्वीट करने के बाद ये जो बीएस येदियुरप्पा थे वो इसके खिलाफ क्या हो गए? भड़क गए कि भैया आखिर आपने बेलगांव को लेकर ऐसा ट्वीट क्यों किया। और आपका दोस्तों दोनों राज्यों में एक विवाद छिड़ गया, एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया। अब बात करें अगर आपका इस बेलगांव क्षेत्र की विवाद की, तो सबसे पहले दोस्तों ये है आपका कर्नाटका और ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है ना। इसी के बीच में जो आपको रेड कलर में ड्रॉ कर रखा है ये क्षेत्र है आपका बेलगांव। क्या है? बेलगांव। अगर बात करें ब्रिटिश काल की, तो ब्रिटिश काल में एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और इस बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महाराष्ट्र, गुजरात और जो ये उत्तर कर्नाटक है, ठीक है ना, कौन सा? उत्तर कर्नाटक, वो आपका किस में शामिल होता था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। अब होता क्या है, जब भारत आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद भारत के
विभिन्न राज्यों में भाषाई आधार पर राज्यों की मांग बहुत तेजी से बढ़ती है। भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बनता है वो बनता है 1953 में आंध्र प्रदेश। कौन बनता है? आंध्र प्रदेश, क्योंकि एक बहुत ही आपका गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्री रामालू। कौन थे? पोट्टी श्री रामालू। ये पोट्टी श्री रामालू दोस्तों 56 दिन की क्या कर देते हैं? भूख हड़ताल कर देते हैं, और भूख हड़ताल के बाद आपका इनकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था दोस्तों? आंध्र प्रदेश, जिसके आपका वर्तमान में क्या हो चुके हैं? 2 पार्ट हो चुके हैं, एक तेलंगाना बन चुका है और एक आपका जो है आंध्र प्रदेश बन चुका है। अब इसी को आगे ले जाते हुए यानी क्या भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य के बनने के बाद लगातार भारत में बहुत तेजी से राज्य पुनर्गठन आपका जो है मांग की गई, यानी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। इसको लेकर काफी लंबे समय से आपका पूरे भारत में आपका जगह जगह क्या होने लग गए? आंदोलन होने लग गए। तेलुगु वाला कहने लग गया कि मुझे आपका तेलंगाना दीजिए, उसके बाद आंध्रा वाला भी कहने लग गया, नीचे आपका तमिलनाडु भी तमिल भाषा को लेकर कहने लग गया, वही आपका जो है कर्नाटक वाले कन्नड़ को लेकर, फिर महाराष्ट्र में मराठा को लेकर भाषाई आधार पर लगातार राज्यों की क्या होने लगी? मांग होने लगी। अब ध्यान रखिए दोस्तों, होता क्या है, जब आपका राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की जाती है फजल अली की अध्यक्षता में, जिसे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इन सारे पॉइंट्स को दोस्तों अच्छे से याद रख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। जब होता क्या है कि आपका राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है तो 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग होता है, फजल अली आयोग होता है, ये आपका क्या सौंपता है? भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। उस रिपोर्ट में आपका भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, इसको लेकर क्या दे देती है? सहमति देता है राज्य पुनर्गठन आयोग। और उसके बाद आपका यानी लगातार भारत में किसके आधार पर? भाषा के आधार पर राज्य आपका क्या होते हैं? बनने लगते हैं। यानी 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी रिपोर्ट देती है तो उसके बाद आपका लगातार एक के बाद अनेक राज्य आपका भारत में बनते रहते हैं। होता क्या है कि जब आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र को नया राज्य बनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उस समय आपका इसकी सिचुएशन कुछ अलग होती है। ये जो आपका बेलगांव वाला क्षेत्र है जो वर्तमान में कर्नाटक का पार्ट है, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। उस समय की अगर हम लोग बात करें, यानी कहने का मतलब जिस समय भारत आज़ाद हुआ तो लगभग यहाँ पर 80% आपका कन्नड़ भाषी थे, जबकि अगर बात करें 20% के समथिंग की तो यहाँ पर कौन थे? आपका मराठी भाषा के लोग थे, मराठी कल्चर को मानने वाले लोग थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद होता क्या है, यानी कहने का मतलब भारत में उस समय सिचुएशन इस तरीके की होती है। लेकिन अगर बात करें वर्तमान की तो वर्तमान में सिचुएशन इस तरीके की है कि यहाँ पर 65% से अधिक लोग मराठी बोलते हैं और कल्चर भी यहाँ पर क्या है? बेलगांव में मराठी ही है। तो भैया आपका जो महाराष्ट्र था, यानी कहने का मतलब जो मराठी लोग थे, उन्होंने ये मांग की कि जब आपका भारत में राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर हुआ है, जब आपका जो विभिन्न राज्य हैं वो स्वतंत्रता के बाद से, राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद से भाषाई आधार पर बनाए गए हैं, तो जब यही आपका जो है पूरा का पूरा राज्यों के निर्माण का आधार है, तो ऐसे में तो बेलगांव की वर्तमान में 65% से ज़्यादा मराठी भाषा ही है और साथ में यहाँ पर मराठी कल्चर को भी प्रमोट किया जाता है। तो क्यों ना भाई जो आपका बेलगांव है उसको महाराष्ट्र में शामिल किया जाए। तो ये लंबे समय से इनकी आपका मांग थी, यानी आपका राज्य पुनर्गठन आयोग के बनने के बाद उसकी सिफारिश को आपका भारत सरकार से रिकमेंडेशन करने के बाद। अब ध्यान रखिए दोस्तों, 1966 में, कब? 1966 में इसी को सुलझाने के लिए, यानी बेलगांव विवाद को सुलझाने के लिए एक आयोग स्थापित किया जाता है। मेहर चंद महाजन, ये आपका सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं? आपका जज होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसी आपका महाजन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1967 में भारत सरकार को सौंपी। कब सौंपी दोस्तों? 1967 में। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और इस बेलगांव को लेकर जो सिफारिश सौंपी और इसने जब आपका अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें यह कहा महाजन रिपोर्ट ने कि ये जो बेलगांव क्षेत्र है, बेलगांव क्षेत्र में जो 264 आपका क्या है? विलेज है, गांव है, वो किसको सौंप देने चाहिए? महाराष्ट्र को सौंप देने चाहिए। जबकि आपका 247
7 जो गांव हैं वो किसको सौंप देनी चाहिए, कर्नाटक को सौंप देनी चाहिए। अब दोस्तों ये जो महाजन आयोग की रिपोर्ट थी, महाजन आयोग की रिकमेंडेशन थी, इस निर्णय को दोनों राज्यों ने यानी महाराष्ट्र ने भी और कर्नाटका ने भी क्या कर दिया, खारिज कर दिया। और दोस्तों 2004 में ये आपका सुप्रीम कोर्ट के पास गया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 131 के बी के तहत आपका जो है अधिकार है, या उसको संविधान ने यह अधिकार दे रखा है कि जब दो राज्यों के बीच या राज्य और केंद्र के मध्य या बीच में कोई विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2004 में ये आपका बेलगाम विवाद मामला कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और आज हो चुके हैं दोस्तों 2020 और अभी तक 16 साल के बाद भी इसका कोई फैसला नहीं आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो दोस्तों किस में मगन है, अर्णब गोस्वामी में मगन है। तो ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये सारा का सारा विवाद था आपका किसके बीच में, कर्नाटक वर्सेज आपका महाराष्ट्र के बीच में। आई होप आपको ये सारी की सारी कहानी समझ में आई होगी। दोस्तों यूपीएससी और यूपीपीसीएस और स्टेट एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, करंट के आपका जो है हिसाब से भी अगर देखें, आपका इसके हिस्ट्री के हिसाब से, पॉलिटी के हिसाब, तो ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों पूरी की पूरी कहानी थी। अब बात करें आपका नेक्स्ट पॉइंट की, तो हाल ही में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर के राज्यसभा के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। वह किस राज्य से चुने गए थे, इसका राइट आंसर है दोस्तों गुजरात से आपका विदेश मंत्री वर्तमान में जो एस जयशंकर हैं इनकी आपका नियुक्ति हुई थी। अब दोस्तों समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपका चुनाव आयोग को नोटिस क्यों दिया है। होता क्या है दोस्तों, जब 2020 में इनकी आपका क्या होती है, नियुक्ति होती है, ठीक है ना। वैसे 19 के आस में हो गई थी आई थिंक। तो होता क्या है, जब इनकी नियुक्ति होती है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब लोकसभा का चुनाव होता है 2019 में, ठीक है ना, तो आपका 2 सदस्य गुजरात से क्या होते हैं, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। वो उससे पहले आपका राज्यसभा के सदस्य होते हैं, यानी एक होते हैं अमित शाह, दूसरी होती है स्मृति ईरानी। अब उस समय जो निर्वाचन आयोग होता है, भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केवल 2 सदस्यों के लिए ही आपका क्या करा देता है, चुनाव करा देता है, और उसमें से एक सदस्य होते हैं एस जयशंकर, और ये राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो जाते हैं। अब क्या है इसकी कंट्रोवर्सी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो टोटल आपका 245 होते हैं। कितने होते हैं, 245 होते हैं, जिसमें आपका आर्टिकल 80 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति है वो 12 सदस्यों को नॉमिनेट यानी आपका मनोनीत कर सकता है। इसका जो चुनाव पद्धति होती है, कहने का मतलब आपका किसकी, राज्य सभा के सदस्यों की, वो आपका दोस्तों अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम के तहत आपका जो है चुने जाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर ये अप्रत्यक्ष विधि क्या है। देखो दोस्तों, जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं, आप इस तरीके से समझिए कि हम अपने राज्यों में विधानसभा के लिए कौन चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, और यही विधायक दोस्तों किसको चुनते हैं, राज्यसभा सदस्य को। तो हुआ ना अप्रत्यक्ष, यानी जनता डायरेक्ट वोट नहीं कर रही है, बल्कि जनता के द्वारा जो निर्वाचित सदस्य हैं, विधायक हैं, वही आपका राज्यसभा के सदस्य को क्या कर रहे हैं, निर्वाचित कर रहे हैं। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जो राज्यसभा के सदस्य की योग्यता होती है वो होती है आपका 30 वर्ष, और भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। अब दोस्तों एकल संक्रमणीय पद्धति, ये शब्द भी बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, इसको भी बता देते हैं। एकल संक्रमणीय पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, इसका मतलब ये होता है कि आप जितने भी कैंडिडेट होंगे, मान लो ABC 3 कैंडिडेट हैं, तो आप इनको वरीयता क्रम में वोट करोगे। यानी जब आप दोस्तों प्रधान का चुनाव देखते हैं या
आपका विधायक का चुनाव या आपका लोकसभा के सांसद का चुनाव में जब आप वोट करते हैं तो आप एक व्यक्ति को वोट करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें आप फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस के आधार पर क्या करेंगे, वोट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें आपका 50+1 यानी कहने का मतलब 50% से ऊपर मत हासिल करना अनिवार्य होता है। इसीलिए दोस्तों आपको सिंगल ट्रांसफरेबल के आधार पर यानी एकल संक्रमण के आधार पर वोट करना होता है। कहने का मतलब आपका पहले आपको क्या करना होगा, ए चॉइस करनी होगी। आपका अगर ए नहीं बनता है तो सेकंड चॉइस और आपको थर्ड चॉइस। अगर कोई अन्य व्यक्ति वो फर्स्ट चॉइस सी को कर सकता है, सेकंड चॉइस ए को कर सकता है, थर्ड चॉइस सी को कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका सिंगल ट्रांसफरेबल यानी वरीयता के क्रम में एक व्यक्ति तीनों को क्या करेगा, मतदान करेगा। लेकिन उसकी फर्स्ट चॉइस कोई भी हो सकती है, दूसरी चॉइस कोई भी हो सकती है और तीसरी चॉइस कोई भी हो सकती है। तो इस आधार पर अगर मान लीजिए 3 कैंडिडेट है, ठीक है ना, ए बी सी 3 कैंडिडेट हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि भैया 50% से ऊपर मत हासिल करना बहुत अनिवार्य है। अब मान लीजिए एक को 40 मिले और एक को आपका कितने मिल गए, 35 मिल गए, ठीक है ना, और एक को मिले आपका 15। अब ध्यान रखिएगा ये जो लास्ट वाला होगा इसको इन दोनों में क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्ट यानी ऐड कर दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। तो आपका 50% तो आ ही जाएगा ना दोनों के उसमें। तो ये सारे पॉइंट्स दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष आपका मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। और ध्यान रखिएगा ये एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। इसका जो चुनाव कराया जाता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यानी भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखिएगा। अब समझते हैं दोस्तों एक्चुअली में ये जो जयशंकर प्रसाद सामने आपको दिख रहे हैं इनके चुनाव के विवाद की जड़ क्या है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, एक आपका एक्ट है जो 1951 में पारित होता है, उसका नाम होता है PRA। कौन सा एक्ट होता है, PRA यानी आपका पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। इसकी दोस्तों एक धारा है PRA की 124। कौन सी धारा है, 124। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कम से कम 4-5 जगह, कितना, 4-5 जगह आपका राज्यसभा सदस्यों के चुनाव कराए जाने चाहिए, ठीक है ना। कितने, अगर 5-6 माफ करिएगा, आपका राज्यसभा सदस्यों की क्या होती है, संख्या राज्यों में आपका खाली होती है, तो ऐसी सिचुएशन में ही आपका चुनाव आयोग क्या करा सकती है, आपका चुनाव करा सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ गुजरात के 2 सदस्यों के लिए चुनाव कर दिया, जबकि आपका चुनाव आयोग का ही खुद रूल कहता है और साथ में जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट PRA 1951 है ये आपका 2 सदस्यों की किसी सिर्फ एक राज्य में उसकी अनुमति नहीं देता है। वो कहता है कि कम से कम 4 या 5 राज्यों में जब आपका किसकी राज्यसभा सदस्यों की सीट खाली होगी तभी आपका राज्यसभा सदस्यों का चुनाव एक साथ कराया जा सकता है। तो ऐसे में आपका कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जयशंकर के मामले में जो विदेश मंत्री हैं उनके चुनाव के मामले में कहीं ना कहीं उन रूल्स का, उन नियमों का क्या किया, उल्लंघन किया। अब कांग्रेस के दोस्तों एक नेता हैं गौरव पंड्या। कौन है दोस्तों, गौरव पंड्या। ये इस मामले को लेकर पहुंच गए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, और इनकी पैरवी की आपका कपिल सिब्बल ने, जबकि एस जयशंकर यानी बीजेपी की पैरवी की आपका एक नेता, माफ करिएगा, एक बहुत ही फेमस वकील हैं हरीश साल्वे। उनका नाम क्या है, हरीश साल्वे। ये हरीश साल्वे आपका इनकी पैरवी करते हैं और हरीश साल्वे कहीं ना कहीं आपका यानी डिफेंड नहीं कर पाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आपका किसको नोटिस सौंप देती है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या जवाब देती है, ये दोस्तों देखने वाली बात है। तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये खासकर दोस्तों सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सारी एडिशनल जानकारी, पूरी की पूरी कहानी समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी लंबे समय से भारत के सुप्रीम कोर्ट पे, भारत के आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, कैग पे, इन पे आपका जो है समय समय पर सवाल उठाए जा रहे हैं
हैं, क्योंकि दोस्तों भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये कहा था कि भारत में फोर्थ पिलर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो फोर्थ पिलर कहा था उन्होंने, कैग हो गया, यूपीएससी और सुप्रीम कोर्ट और आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर ये चार सही तरीके से काम करते हैं तो आपका भारत का जो संविधान है, भारत जो एक देश है, वो हमेशा आपका जो है प्रोग्रेस करेगा, वो अपने स्तर पे बनेगा और भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दोस्तों इन संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरीके से सवाल उठना या संवैधानिक संस्थाओं का इस तरीके से काम करना, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये आपका कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी को क्या कर सकता है, कमज़ोर कर सकता है, हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर कर सकता है। तो ये थी दोस्तों पूरी की पूरी कहानी। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री यहाँ के विजय रूपाणी हैं, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों शेरों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही आपका ये जो शेर हैं, वाइट शेर हैं, वो पाए जाते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। और बेलाउदार, मेरिन, ये सारे राष्ट्रीय पार्क भी कहाँ हैं, गुजरात में हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर स्थगन लगाया है? दोस्तों मोरेटोरियम इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोरेटोरियम। अब समझते हैं दोस्तों ये क्या है। अब इस बैंक ने ये कह दिया है, या आपका रिजर्व बैंक ने इस पर आपका रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि आपका ये जो बैंक है जिसका नाम है लक्ष्मी विलास बैंक, क्या नाम है दोस्तों? लक्ष्मी विलास बैंक है। यहाँ से आप अब प्रत्येक महीने 25,000 रुपये निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। किसी के घर में अगर शादी है तो वो आपका 5 लाख रुपये निकाल सकता है। कितना? 5 लाख रुपये निकाल सकता है। अब आप देखिए दोस्तों हुआ क्या, इसका रीज़न क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो लक्ष्मी विलास बैंक है ये लगभग आपका जून से लगातार आपका बैंक को घाटा दिखा रही थी। क्या दिखा रही थी? जून में लगभग इसने 115 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया। फिर बाद में आपका अभी अगर अगस्त की बात करें तो 400 करोड़ का घाटा दिखाया। तो ये बैंक लगातार आपका एक हिसाब से अपने आप को दिवालिया की ओर तरह आपका पेश कर रही थी। तो ऐसे में रिजर्व बैंक ने कहा कि रुक जाओ भैया, आप जो है लगातार घाटे पे जा रहे हो, तो हम एक काम करते हैं कि आपकी जितनी कीमत है उसको आपका किसी और को उससे बेहतर कीमत पर सेल कर सकते हैं। अब भैया एक बैंक है DBS यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ठीक है ना। अगर बात करें आसियान देशों की तो आसियान देशों में सबसे अधिक बैंक इसी DBS की है, यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। और आपका जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसको इस DBS से बेचने के लिए रिजर्व बैंक ने क्या दे दी है? सहमति दे दी है। तो कुल मिला के जो लक्ष्मी विलास बैंक है वो दिवालिया होने के कगार पर आ चुकी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसको अब आपका बेच दिया जाएगा सिंगापुर के डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आप ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो आपका लक्ष्मी विलास बैंक है इसकी स्थापना स्वतंत्रता से पहले यानी 1926 में हो जाती है और इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। इसके MD और CEO हैं S सुंदर। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मेवालाल चौधरी ने नवनिर्वाचित नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री से आपका क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपका दोस्तों इन्होंने शपथ ही ली थी कि कुछ घंटों बाद ही इन्होंने क्या कर दिया? शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। जानते हैं दोस्तों इस्तीफा क्या दिया? हुआ क्या दोस्तों, ये आपका इससे पहले कुछ साल पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार के क्या थे? कुलपति थे। और उस समय आपका 18 पोस्ट की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन दोस्तों इन्होंने 81 लोगों को क्या दे दी? नौकरी दे दी। और इसके बाद इन पर करप्शन के बहुत ज़्यादा क्या लगे? चार्जेस लगे। इस वजह से जो ये सामने आपको तस्वीर में दिख रहे होंगे आपका मेवालाल चौधरी, कुल मिला के इन्होंने मेवा खाया। और अभी आपका जब इनको फिर से शिक्षा मंत्री बना दिया तो कुलपति के समय जो इनकी हरकतें थी या इन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर काम किया, इसको लेकर लोगों में क्या हुआ? गुस्सा फूटा और लोग आपका इनको शिक्षा मंत्री बनाए जाने का
क्या करने लग गए, विरोध करने लग गए। भर्सते इन्होंने सफाई में ये कहा है कि मैंने अपने नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री के पद से क्या दिया है, इस्तीफा दिया है, क्योंकि भैया आपका नीतीश कुमार भी सुशासन बाबू की भूमिका में यहाँ पर निभाना चाहते थे, तो आपका इनको शिक्षा मंत्री से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि लोगों के विरोध के कारण आपका ये जो आप मेवालाल चौधरी हैं, इन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री के पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य ने मत्स्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार जीता? इसका राइट आंसर है दोस्तों असम। अब भारत की एक संस्था है जिसका नाम है मत्स्यिकी विकास बोर्ड, ठीक है, क्या नाम है, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, यानी कहने का मतलब नेशनल फिशिंग डेवलपमेंट बोर्ड। ये NFDB, इसने दोस्तों अभी हाल ही में 3 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए हैं। एक तो है आपका पहाड़ी क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत अच्छा क्या किया, मत्स्य उत्पादन किया, यानी मछली का उत्पादन किया। दूसरा दोस्तों मैदानी क्षेत्रों में जिसने आपका बहुत अच्छा क्या किया, मछली उत्पादन किया, ठीक है ना, इन फील्ड में। और तीसरा आपका समुद्र में, यानी समुद्र के किनारे आपका जिन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा मछली उत्पादन किया। अब दोस्तों इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें तो किसको मिला है, असम को मिला है बेहतर मछलियों के उत्पादन के लिए, जबकि मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो ये मिला है आपका यूपी को। और अगर बात करें समुद्र के किनारे मछली उत्पादन के लिए जो उत्तम पुरस्कार मिला है वो मिला है ओडिशा को। किसको मिला है, ओडिशा को। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इन 3 ही राज्यों को 10-10 लाख रुपए की क्या दी गई है, धनराशि दी गई। अगर बात करें भारत के विश्व में मत्स्य उत्पादन की, तो मत्स्य उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि अगर पहले स्थान की बात करें तो वो है चाइना। मछली उत्पादन को नीली क्रांति के नाम से, यानी जो मछली उत्पादन होता है उससे संबंधित है दोस्तों नीली क्रांति, यानी ब्लू रेवोल्यूशन। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से याद रखना है। पीसी कल्चर, क्या पीसी कल्चर, पीसी कल्चर के तहत आपका मछलियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट ये देखिए दोस्तों, फिश काफ़ी खूबसूरत दिख रही है, तो आपका इसी के उत्पादन के लिए अभी इन डिफरेंट राज्यों को क्या दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाल ही में 17वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों जीतन राम मांझी को। आपका बिहार में जो 17वीं विधानसभा बनी है उसके प्रोटेम स्पीकर के आपका जो है पद पर नियुक्त किया गया। जानते हैं क्या होता है प्रोटेम स्पीकर? जब किसी भी राज्य में या आपका संसद में, ठीक है ना, यानी लोकसभा में आपका नई सरकार बनती है, तो नए सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए या आपका जब तक नए स्पीकर की नियुक्ति नहीं हो जाती, चाहे वो संसद में हो चाहे वो विधानसभा में हो, तब तक एक अस्थाई स्पीकर के रूप में कार्य करने के लिए लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, जबकि विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति आपका गवर्नर के द्वारा की जाती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, बहुत अच्छे से इसको याद रखेगा। अब बात करें दोस्तों, अगर आपका प्रोटेम स्पीकर, ये तो कहाँ नियुक्त किए, बिहार में। अगर भारत की बात करें, जब आपका 17वीं लोकसभा बनी थी तो 17वीं लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे वो थे आपका वीरेंद्र कुमार, जिनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अगर बात करें दोस्तों जीतन राम मांझी की, किसकी, जीतन राम मांझी, सामने आपको तस्वीर दिख रही होगी। ये आपका यानी नीतीश कुमार से पहले एक बार ये बिहार के कुछ समय के लिए क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। इनकी एक पार्टी है जिसका नाम है दोस्तों हम, क्या नाम पार्टी का, हम यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, इनकी पार्टी का नाम है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक दोस्तों आपने शायद नाम सुना होगा माउंटेन मैन,
कौन दोस्तों? माउंटेन मैन। ये भी बिहार से थे। उन्होंने बहुत लंबी सड़क आपका बनाई थी और शायद आपने उनकी मूवी भी देखी होगी कि उनका एक डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों आपको भी खूब पढ़ाई करनी है और जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचना है तब तक आपको निरंतर प्रयास करना है, तब तक आपको नहीं छोड़ना है। यही माउंटेन मैन की बातें ध्यान रखनी है। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हो गया है। वो किस राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों गोवा। कहाँ के राज्यपाल थे? गोवा। इस पॉइंट को आप याद रखिए। अगर गोवा की राजधानी की बात करें तो राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, राज्यपाल दोस्तों दो राज्यों का इनको क्या है, अभी आपका इनके पास प्रभार है। एक तो है महाराष्ट्र और एक है दोस्तों गोवा। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। प्रमुख उद्यान की बात करें राष्ट्रीय उद्यान की तो बोंडला और मोल्लेम यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करते हैं मृदुला सिन्हा गवर्नर के साथ साथ एक क्या होती हैं, लेखिका भी होती हैं। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी और दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। राजपथ से लोकपथ, इनकी जो फेमस पुस्तक है वो है आपका राजपथ से लोकपथ, जो आपका राजमाता विजय राजे सिंधिया के ऊपर लिखी थी, उनके जीवनी पर लिखी थी। तो इस पॉइंट को भी दोस्तों बहुत अच्छे से आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये था दोस्तों आज के सभी करंट अफेयर्स न्यूज़ का एनालिसिस। उम्मीद है कि ये सारी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।